नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एन के सूद साहब। आज चुनाव परिणाम आ रहे हैं और शाम तक स्थिति बहुत क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये कहा जाए कि अगर बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया तो ऐसा नहीं है। आज इस बार एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, यानी बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। 272 बीजेपी अपने बलबूते हासिल नहीं कर पाई है, इसकी संभावना भी कम है। और एनडीए के साथ सरकार बनेगी, मतलब एनडीए जो अलायंस है बीजेपी का, वो गठबंधन सरकार होगी। तो इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सूद साहब। नमस्कार सर, आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, धन्यवाद। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सूद साहब, ये जो रिजल्ट आ रहे शुरू हुए सुबह से और उसके बाद थोड़ी देर में ही लगने लगा कि 12 बजे के आसपास के उत्तर प्रदेश में खासकर जहां 80 लोकसभा सीटें हैं, वहां बीजेपी बहुत बुरी तरह पिछड़ रही है और उसकी रिकवरी अभी तक नहीं हो पाई है सर। और उम्मीद लगाई जा रही थी कि इस बार ज्यादा सीटें आएंगी, प्रधानमंत्री मोदी मजबूत होकर उभरेंगे। इसी तरह महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं, इसी तरह पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं। आप इसको किस तरह से एनालाइज करते हैं, ये कमी कहां रह गई? देखिए, ऐसा है, एक गलती बड़ी भारी हो जाती है। अगर आप लड़ाई के अंदर एक मेजर गलती कर दो या एक गलती कर दो तो आप लड़ाई हार जाते हो। और यहाँ पे एक बड़ी भारी गलती की गई है उत्तर प्रदेश के अंदर नड्डा के द्वारा या उनकी टीम के द्वारा, कि इन्होंने पूरा आंकलन नहीं किया। ओवर कॉन्फिडेंस, उसकी वजह से मारे गए। इनको लगा कि मोदी के नाम पे सारी सीटें मिल जाएगी, हमने आर्टिकल 370 हटा दिया, हमने राम मंदिर बना दिया। यहाँ पे बहुत से इशू हैं इस कंट्री के अंदर। कास्टिज्म है, बहुत से इश्यूज हैं, यहाँ पे गुंडागर्दी है, यहाँ पे मैनिपुलेशन है, सब कुछ चलता है। और इस टाइम पे जो मेन गलती कर गए, यूपी के अंदर मायावती इनसे 5 सीटें मांग रही थी, उसको 5 सीटें दे देते तो बीजेपी पूरे तरीके से जीत जाती, अपने बलबूते पे जीत जाती, मायावती की सपोर्ट मिलती। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस, जैसे मैंने कहा, एंड में क्या हुआ? एंड में हुआ कि यहाँ पे कास्टिज्म आ गया और एक इन्होंने बड़ी गेम प्लान खेल शुरू कर दी। अपोजिशन पार्टी ने, इंडी गठबंधन ने, स्पेशली अखिलेश यादव और आपके राहुल गांधी ने, इन्होंने कहा कि बीजेपी को अगर 400 सीटें आ जाएंगी तो बीजेपी माइनॉरिटी की जो रिजर्वेशन है उसको खत्म कर देगी, या माइनॉरिटी की जो रिजर्वेशन है उसको खत्म कर देगी। पीएम मोदी को एग्रेसिव होना पड़ा, पीएम मोदी को कहना पड़ा कि ये रिजर्वेशन खत्म नहीं होगी। साथ में पीएम मोदी ने कहा कि कोई भी रिजर्वेशन मुस्लिम को नहीं दी जाएगी, उससे मुस्लिम भी अलग हो गए, जो इनको थोड़ी वोटें मिलनी थी वो भी चले गए। और मुस्लिम ने यहाँ पे पूरे दम पे वोटें दी बीजेपी के खिलाफ। और जो इन्होंने इशू उठाया मायावती का या रिजर्वेशन का, उससे जो शेड्यूल कास्ट वोटें हैं या दूसरे जो बाकी लोगों की वोटें हैं वो चली गई बीजेपी के खिलाफ। और एक और रीजन ये हुआ कि मायावती ने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए यूपी के अंदर, और बहुत से कैंडिडेट उनके 60,000, 70,000 या इवन लाख तक वोटें ले गए, और उसका सिर्फ नुकसान हुआ बीजेपी को। मतलब उन्होंने अपने जो कैंडिडेट खड़े किए इस तरीके से खड़े किए कि बीजेपी को टारगेट किया जाए, और इसकी वजह से बीजेपी बहुत सी सीटें हार गई। नहीं तो बीजेपी अगर मायावती के साथ गठबंधन होता तो मुझे लगता है कि बीजेपी 75 सीटें तो कम से कम जीत के आती। और हर एक एरिया के अंदर शेड्यूल कास्ट की वोट्स हैं, मायावती का इन्फ्लुएंस है, तो बीजेपी को यहाँ पे सभी जगह फायदा होता। यूपी में होता, बिहार में होता, और बाकी जो जगह वहां पे भी होता। तो एक गलती की वजह से बीजेपी ने बड़ा नुकसान करा लिया अपना, और इस टाइप की जो नेग्लिजेंस है उसको माफ नहीं किया जा सकता, चाहे नड्डा हो। और यहाँ पे एक बात जरूर है कि एक तो नड्डा को जाना चाहिए, और इसका जो पूरा ठीकरा फोड़ना चाहिए अमित मालविया के ऊपर, जो बीजेपी का आईटी सेल का इंचार्ज है। उसको हम शुरू से कोसते रहे, वो कुछ नहीं करता, कोई काम नहीं करता, सिर्फ तमाशे करता है, और बहुत से बीजेपी के लोग वो इसी चीज का फायदा उठाते हैं। और एक और बात कहूंगा कि जो राजस्थान पे नुकसान हुआ, वहां पे विजय राजे सिंधिया, उसने नुकसान किया। विजय राजे सिंधिया जब पिछला इलेक्शन हुआ था 2023 से पहले, 2018 में, वहां पे भी राजस्थान में बीजेपी हार गई थी, क्योंकि विजय राजे सिंधिया उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर बनना चाहती थी, और उनके ज्यादातर कैंडिडेट उस टाइम पे शाह ने काट दिए। वो इसलिए काटे कि वो पीएम मोदी को कहती थी मैं तुमसे सीनियर हूँ, और उसकी वजह से वहां पे गहलोत गवर्नमेंट आ गई या कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई। जब गहलोत गवर्नमेंट थी तो भी विजय राजे सिंधिया के जो अपने काम थे सारे हो जाते थे। और अब जो इलेक्शन हुए, इससे पहले जो असेंबली के इलेक्शन हुए,
वहां पे इन्होंने विजय राजे सिंधिया को साइड पे रखा था, लास्ट मोमेंट को उसको लेके आए और उसको लगा कि अब मुझे चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, फिर भी इन्होंने उसको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। क्या रीजन था कि वो 8 बजे के बाद अवेलेबल नहीं होती और वो कहती थी मैं मोदी से सीनियर हूँ, इसकी वजह से वो चीफ मिनिस्टर नहीं बनी। लेकिन अब जो राजस्थान में जो नुकसान हुआ है वो विजय राजे सिंधिया ने किया है, क्योंकि अंदर का भेदी सब कुछ काम कर सकता है। और दूसरा जो महाराष्ट्र में नुकसान हुआ है वो गडकरी ने किया। गडकरी के ऊपर मैं पहले भी एलिगेशन लगाता रहा हूँ कि जो वेस्ट बंगाल का पिछला इलेक्शन हुआ था 2020 में, उसमें भी गडकरी इन्वॉल्व था। और महाराष्ट्र में जब पुणे में एक पीएम मोदी गए थे एक मीटिंग को अटेंड करने के लिए, तो गडकरी वहां मिसिंग थे और गडकरी ने अंडरहैंड करंट ला करके बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। और साथ में क्योंकि गडकरी के बहुत क्लोज रिलेशन आरएसएस के साथ, मोहन भागवत के साथ, तो आरएसएस ने भी बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया, मोदी को सपोर्ट नहीं किया। और मोदी जानते थे कि आरएसएस उनको धोखा दे सकती है। तभी जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो वो भागवत को मंदिर के अंदर लेके गए थे जनवरी 22 को और उनसे पूजा करवाई थी, उनको इज्जत दी थी। लेकिन कुछ लोग बेशर्म होते हैं, मैं इनको नहीं कह रहा, मैं जनरल बात कह रहा हूं। जो मैं एक बात कहूंगा कि मैं जो आरएसएस की लीडरशिप है, ना तो मैं मानता हूं कि प्रो हिंदू है, ना मैं उनको समझता हूं कि प्रो इंडिया है। ये पहली बार नहीं है, इन्होंने वाजपेयी को भी धोखा दिया था 2004 के इलेक्शन में, और इन्होंने मोदी को भी पीछे धोखा दिया है। और तभी पीएम मोदी मोहन भागवत को लेके गए थे और आरएसएस ने धोखा दिया है। आरएसएस के बहुत से प्रोग्राम्स हैं जहां पे इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बना के रखी है, नाम पे काम करते हैं लेकिन कोई काम नहीं करते। जैसे मंदिरों पे कंट्रोल हटाना, जो साउथ के अंदर गवर्नमेंट है, मीटिंग होती है, बात होती है, मैं भी कोई मीटिंग में गया हूँ, बात हुई है, लेकिन एजेंडा कुछ नहीं होता। कुछ लोग आते हैं, लेक्चर दे के चले जाते हैं, ना उसके रिकॉर्ड रखा जाता है, ना उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाता है। मैं भी गया 2-3 बार, फिर मैंने जाना बंद कर दिया। इसी तरीके से कुछ और ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि पैसा खर्चा जाता है, गवर्नमेंट से पैसा लेते हैं और अपने लोगों को पैसा दिलवाते हैं इस चीज के ऊपर। तो ये जो सारा काम हुआ है इस टाइम पे, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे कि मोदी अच्छी पावर में आए या मोदी के पास एब्सोल्यूट पावर हो। उनको देश से मतलब नहीं है, उनका अपना एजेंडा पूरा नहीं होता। और अब पीएम मोदी को पीछे से उंगली दे करके कुछ ना कुछ अपना काम करवाएंगे, इसलिए वो नहीं चाहते कि पीएम मोदी पावर में है। तो मैंने कुछ रीजन बताए, कुछ स्टेट्स बताई, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है और क्या रीजन है। सर अभी मैं ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देख रहा हूँ, इसमें तो ये दिखा रहा है सर बीजेपी 31 सीटें 31, पहले कुछ ज्यादा 33 दिखा रहा था, अभी 31 दिखा रहा है। कांग्रेस को दिखा रहा है 7 और समाजवादी पार्टी 38, आरएलडी 2 और भारतीय जनता पार्टी 28 सीटों पर लीड कर रही है, मतलब कुछ इस तरह से दिखा रहा है। लेकिन सर एक बड़ी खबर आई है कि फैजाबाद से, जो अयोध्या में ही है, अयोध्या फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही है जहां राम मंदिर है, वहां पर बीजेपी का कैंडिडेट हार गया, लल्लू सिंह। और अब राहुल मैं गांधी जीत गए हाँ, 2 जगह से, वायनाड से भी जीत गए और अब रायबरेली से जीत अभी गए, स्मृति ईरानी देखिए हार ना, गई। तो ये बहुत बड़ा देखिए सेटबैक है यहाँ सर। बिल्कुल बहुत बड़ा सेटबैक है। जैसे मैंने कहा कि यूपी के अंदर क्यों हारे, और इनका जो मेन पार्टी थी, वे नड्डा की एक स्टेटमेंट आई है कि अब बीजेपी जी आरएसएस पे डिपेंडेंट नहीं है। मतलब अब इनको हाँ, समझ में आया कि आरएसएस उनको धोखा देगी, पहले भी धोखा दिया है। जब भी हम्म, देश के अंदर आपदा आई है तो दरवाजा अंदर से खुला है, और यहाँ पे जो दरवाजा अंदर से खोला गया वो आरएसएस के द्वारा खोला गया। मैं आरएसएस के लोगों से अपील करूंगा, जो भी इनके साथ काम करते हैं, धक्का मार के इनको बाहर निकल जाओ, इनके साथ कोई काम ना करो। एक मैं प्रोग्राम अटेंड कर रहा था वहां पे, तो एक आरएसएस का आदमी था, वो भाषण दे रहा था, कहते हमने राम मंदिर बना दिया, आप इंडिया को राम राज्य बनाएंगे। तो मैंने कहा यार किस टाइप का राम राज्य बनाओगे, यहाँ पे केजरीवाल बैठा है, यहाँ पे ममता बनर्जी बैठी है, यहाँ पे राहुल गांधी बैठा है, यहाँ पे अखिलेश यादव बैठा है, तुम राम राज्य बनाओगे? ये तुमको रौंद के चले जाएंगे। पहले इनको तो खत्म करो, इन रावणों को खत्म करो, तभी राम राज्य बनाओगे। और फिर मैंने ये भी कहा एक आदमी से, मैंने कहा यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं अबव 60 बैठे हैं, किसी का पैर काम नहीं करता, किसी की आंखें काम नहीं करती, किसी के कान काम नहीं करते। आप क्यों नहीं यहाँ पे कहते कि हम देश को अच्छे तरीके से चलाएंगे, यहाँ पे राम मंदिर बन गया, आप देश की प्रोटेक्शन करेंगे। और ऑफेंसिव बात करो तो आपके साथ यंग लोग भी यहाँ पे आए, तभी तो यंग लोग नहीं आते इनके पास, तभी तो इनके जो जितने प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ यंग पार्टिसिपेशन नहीं है। और देखिए अब मैं बात करता हूँ आपके किस तरीके से यहाँ पे अयोध्या में इलेक्शन हारे हैं। अयोध्या के अंदर इन्होंने मंदिर बनाया, बड़ी अच्छी बात है। और वहां पे जो बड़े बड़े वहां पे इनके साधु थे या बड़े बड़े लोग थे, उनके वहां पे जगह थी, लोकेशन थी, वहां पे उन्होंने धर्मशाला बनाई थी। और धर्मशाला के आसपास उन्होंने बहुत सी दुकानें खोली हुई थी जो रेंट पे चली रही थी। किसी का 500 रुपये किराया, किसी का 1000 किराया, किसी का 1500 किराया। इस तरीके से दुकानें चल रही थी, लोग आते नहीं थे तो दुकानें भी कम चलती थी। अब जब राम मंदिर बना तो उन्होंने किराएदार थे उनको वहां से निकाल दिया
और जो किराएदार निकाले गए तो उनको छोटी छोटी रकम तो दे दी, योगी ने दे दी, किसी को लाख रुपए दे दिए, किसी को 1.5 लाख रुपए दे दिए। अब किसी का घर कोई लाख 1.5 लाख रुपए से तो चलेगा नहीं। दुकानें वहां पे बन गई, जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने वहां पे पैसा लगा के दुकानें बना दी, वहां पे होटल बना दिए। लेकिन जो छोटे छोटे दुकानदार थे उनका तो धंधा चौपट हो गया। और वोटर कौन थे? ये वोटर वही थे। तो इन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दी, क्योंकि मेरे से एक वहां पे बंदा मिला था, एक आदमी मिला था जो रेडी लगा रहा था। कहते जी मैं यहीं से थोड़े कमाता हूँ और आप मेरे को रेडी भी नहीं लगाने दे रहे, तो क्या करूंगा। तो इसी तरीके से जो अयोध्या के अंदर इनको जो लोग थे, जो वोटर थे, वो गरीब आदमी थे, और गरीबों को वहां कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ फायदा हुआ अमीरों को, जैसे अमिताभ बच्चन ने यहाँ पे 10 एकड़ की जमीन ले ली कई करोड़ों के अंदर, तो उन्होंने तो इन्वेस्टमेंट कर दी। और जो जमीनें किसकी थी? जमीनें थी रिच लोगों की, जो साधु थे वहां पे, जिन्होंने यहाँ पे आश्रम बनाए हुए थे, उनकी जमीनें थी, उनको फायदा हुआ। बाकी आम जनता को फायदा नहीं हुआ जो अयोध्या के अंदर डेवलपमेंट हुई है। बाद में दूसरी बात है कि बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, अभी तो नुकसान जो हुआ वहां के रेजिडेंट को नुकसान हुआ ना, तो इसलिए अयोध्या के अंदर इनको सीट नहीं मिली, अयोध्या के अंदर वोट नहीं मिली इनको। सूद साहब, ये एक बात ये कही जा रही है कि जब बीच में जब इलेक्शन कैंपेन चल रहा था तो राहुल गांधी ने ये कहा, यानी इंडिया अलायंस ने, राहुल गांधी ने कहा ये कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम धारा 370 कश्मीर में उसको फिर से रिस्टोर कर देंगे। दूसरा, हम उस फैसले पर, ये नहीं कहा उसने, हम इस फैसले पर फिर से विचार करेंगे, और ऐसे ही राम मंदिर के बारे में भी हम विचार करेंगे कि राम मंदिर बनाए। तो सर बात यह है कि जब इतनी बड़ी बात राहुल गांधी ने कह दी तो वे बीजेपी के लोग कर क्या रहे थे, उसने उसका काउंटर नैरेटिव तैयार क्यों नहीं किया, और ये काम किसको करना था? देखिए काउंटर तो किया, योगी ने किया काउंटर, लेकिन मेन बात क्या है? मेन बात है आपकी बड़ी गलती, मायावती को आपने छोड़ दिया। मायावती को क्यों नहीं लाए? मायावती को सिर्फ यूपी में फायदा नहीं होता, उसका फायदा बाकी जगह भी होता। 5 सीटों की बात थी ना, दे देते उसको, इग्नोर कर दिया उसको। आप देखिए आईएलडी को क्यों लाए, जो इंडियन लोकदल है उसको क्यों लेके आए कि यहाँ पे आपको जाटों की वोटें मिले, जाटों की सपोर्ट मिले, उनकी भी बहुत सी इंपॉर्टेंस है। और वो रिलायबल लोग हैं, उन्होंने आपका साथ दिया, आपके साथ खड़े हो गए। क्योंकि इससे पहले जो आपके चरण सिंह थे, चौधरी चरण सिंह, वो भी बहुत रिलायबल आदमी थे, उसी तरीके से उनकी फैमिली रिलायबल है। तो अगर आप इनके साथ अलायंस कर सकते हो तो आप मायावती के साथ क्यों नहीं अलायंस रखा? इन्होंने इमेजिनेशन ये रखा इस बात का कि यहाँ पे स्टूल कास्ट वोटे हैं, स्टूल कास्ट वोटे के ऊपर कोई भी सेंध डाल सकता है। और राम मंदिर का तो इशू ठीक है, अगर स्टूल कास्ट को इन्होंने उकसाया ना होता तो इनके साथ जाते। लेकिन जब उनको ये लगा कि शायद उनका जो रिजर्वेशन है वो कैंसिल हो सकती है, तो बीजेपी का साथ छोड़ के चले गए दूसरी तरफ। अगर मायावती बीजेपी के साथ होती तो ये वोटें नहीं जाती, स्टूल कास्ट इनके साथ खड़े रहते, क्योंकि वही उनको समझा सकती थी। तो नड्डा की बड़ी भारी गलती है इसके ऊपर। एक गलती करके आप भुगत नहीं सकते। जब फ्रांस और लंदन इंग्लैंड की लड़ाई हो रही थी, तो जो फ्रेंच जनरल था वो कुछ देर के लिए सो गया था, और जब सो गया तो जहां पे जब ब्रिटिश फोर्सेस आई और आकर के वापस भागने लगी तो फ्रेंच फोर्सेस उनके पीछे भाग गई। तो जनरल डिगॉल था शायद, डिगॉल, मुझे नहीं उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो जनरल की जब आंख खुली तो उसने देखा मेरी फोर्सेस उनके पीछे जा रही है, तो उसने उनको बुलाने की कोशिश की। कहते तो बड़ी भारी गलती कर गए, ट्रैप कर लिया इन्होंने। और ब्रिटिशर का वो ट्रैप था, ब्रिटिश आगे रुक गए, उनकी फोर्सेस पीछे खड़ी थी, और जितने भी फ्रेंच आ रहे थे उनको मार दिया, और फ्रांस पार हार गया। तो एक गलती आपको बड़ी भारी पड़ती है इलेक्शन के अंदर। और यहाँ पे एक गलती जरूर पीएम मोदी ने कोशिश की थी संभालने की। जब राम मंदिर बनाया तो उन्होंने मोहन भागवत को वहां पे लेके आए। मुझे लगता है कि इनको जो आरएसएस के लोग हैं, इनको जो बीजेपी के लोग हैं, इनको आरएसएस के साथ छोड़ देना चाहिए और इनसे अलग हो जाना चाहिए। ये किसी भी तरीके से ड्राइवर नहीं है, धोखेबाज है, धोखा देते हैं। और जो लोग अपनी पार्टी को धोखा दें, हिंदुओं को धोखा दें, कैसे उनसे आप कह सकते हैं कि ये देशभक्त हैं या देश के भविष्य की बात करते हैं? और तभी नड्डा ने कह दिया कि हमारा कैडर या बीजेपी का कैडर अब आरएसएस पे डिपेंड नहीं रहेगा। जब अच्छा सर, दिल्ली के अंदर इलेक्शन हुए तो जब दिल्ली के अंदर इलेक्शन हुए केजरीवाल जीत गया था, उस टाइम पे भी ये सारे के सारे आरएसएस के लोग बाहर नहीं आए, क्योंकि ऊपर से डायरेक्शन नहीं थी। तो बीजेपी को दोबारा सोचना पड़ेगा कि क्या हम आरएसएस के साथ रह सकते हैं। और लोगों को सोचना पड़ेगा कि आरएसएस को छोड़ो, धोखेबाज लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं आरएसएस के। अब सर ये है कि अब अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में तो बड़ा अच्छा रहा बीजेपी का परफॉर्मेंस।
वहां जबकि शिवराज सिंह चौहान की गद्दी चले गई, उसके बावजूद शिवराज सिंह चौहान ने एक संगठन के लिए काम देखिए किया। और बिल्कुल यहाँ देख उत्तर देख प्रदेश जी। देखिए, मैंने आपको उत्तर प्रदेश के बताया कि मायावती फैक्टर है, आरएसएस फैक्टर सब जगह। हाँ। लेकिन जो आपका राजस्थान का बताया, मैंने कहा विजय राजे सिंधिया उसके अंदर। और जो मैंने आपको महाराष्ट्र का बताया, वहां पे गडकरी को बताया। हम्म, लेकिन शिवराज सिंह ने पूरे दम से काम किया। उसने कहा था कि मेरे को चीफ मिनिस्टर से हटा दिया, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैंने बीजेपी छोड़ दी। मैं बीजेपी के साथ हूँ, अपनी पार्टी के साथ, और खुल के काम किया, चीफ मिनिस्टर के साथ काम किया, और वहां पे पूरी जीत दिलाई। और इसको पूरा कंपनसेशन देंगे पीएम मोदी। और कुछ लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने फडणवीस को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, इसलिए भी कोई लोग नाराज हैं। देखिए, उस टाइम पे उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट को गिराना एक कंपल्शन थी पीएम मोदी की या शाह की। वहां की गवर्नमेंट को गिराया गया, शिंदे ग्रुप बनाया गया, और शिंदे ग्रुप को एक स्टेटस देने के लिए चीफ मिनिस्टर बनाया, ताकि शिवसेना को न्यूट्रलाइज किया जा सके उद्धव ठाकरे की। शायद वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सका, लेकिन इसीलिए फडणवीस को सेक्रीफाइस करनी पड़ी, और फडणवीस ने सेक्रीफाइस की। कोई उसने बीजेपी को धोखा नहीं दिया। जब फडणवीस उस टाइम पे शिंदे के इसके उद्धव ठाकरे के खिलाफ कैंपेन कर रहे थे, तो उस टाइम पे गडकरी ने एक वीडियो जारी किया था मराठी के अंदर। और मेरे को एक जो एडवोकेट है महाराष्ट्र की, उसने वीडियो भेजा, साथ में उसने मुझे उसका कमेंट्स उसके अंदर पूरी उसकी दिखा कि क्या बोल रहे हैं। वो फडणवीस को कोस रहे थे कि तुम क्यों शिंदे को गिराना चाहते हो, क्यों इसके खिलाफ काम कर रहे हो। और गडकरी को इसीलिए पीएम मोदी ने इनका पर भी काट दिए थे। लेकिन अब इनकी मजबूरी है, गडकरी असर्ट करेंगे। गडकरी 2018 में भी आया था इनका कि पीएम बनना चाहते थे, और अभी बहुत से चैनल्स के ऊपर, यूट्यूब चैनल्स पे गडकरी से बात की जा रही थी कि आप पीएम कैंडिडेट पीएम बनना चाहते हैं। गडकरी का एक पीएम बनना चाहते हैं, अपना सपना है पीएम बनने का, और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। पीएम मोदी को धोखा दे सकते हैं, देश को धोखा दे सकते हैं। यही काम किया था अडवाणी ने अटल बिहारी वाजपेयी को धोखा देने के लिए। खैर, बात करेंगे उसकी भी कभी इस इशू के ऊपर, कैसे अटल बिहारी वाजपेयी को धोखा दिया था अडवाणी ने, एक बार नहीं कई बार। अच्छा सर, ये अब एक मैं देख रहा था किसी चैनल पर चल रहा था कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार से कहा है कि तुम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाना, हमने ऑफर दिया है। मतलब तो क्या ऐसा हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी, क्या पहली बात मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मोदी प्रधानमंत्री वाकई बनना चाहेंगे ऐसी स्थिति में? क्या वो नीतीश कुमार क्यों से नहीं? कहेंगे बन जाओ? ऐसा नहीं हो सकता। पीएम मोदी बेसिक कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। और वैसे नीतीश कुमार रियलाइज कर चुके हैं कि मैं दोबारा से कभी नहीं जाऊंगा लालू के साथ या किसी और के साथ। अगर बना दिया तो कुछ दिन के बाद धोखा दे देंगे वो। क्या उनकी हाँ। गवर्नमेंट चल जाएगी? तभी अगर बीजेपी 270 सीटें जीत जाती, 272 जीत जाती हैं अपने दम पे, तो उसको कोई डर नहीं था। लेकिन लेकिन सर अब ये, क्योंकि बहुमत बहुमत अपर से भी बीजेपी को नहीं मिल पाया है, बीजेपी को बहुमत तो नहीं मिल पाया है। पता नहीं अब क्या होगा, अभी कितनी सीटें और आएंगी। अभी तो 7:30 बजे तक, 7 बजे तक और 8 बजे तक ही नहीं। पूरी पांडे पिक्चर साहब क्लियर होगी सर। पांडे साहब लेकिन ऐसा है, बड़ी लेकिन क्लियर बात है। जब सुनिए, जैसे ही इलेक्शंस का स्टार्ट हुआ था, पोस्टल बैलेट्स आए थे, उस टाइम पे जो बैलेट्स से जा रहे थे, जो चाहे सोल्जर्स के थे, चाहे बॉर्डर के लोग थे, चाहे बीएसएफ के थे, चाहे आर्मी के थे, वो ज्यादातर बीजेपी के खिलाफ थे। मुझे नहीं पता कि आर्मी के लोगों को क्या नफरत है बीजेपी से। तो ट्रेंड तो समझ आ गया था। फिर टीवी चैनल वाले कह रहे थे कि जो पोस्टल बैलेट्स वो गवर्नमेंट के खिलाफ जाते हैं। मैं बात को नहीं मानता। जो पोस्टल बैलेट्स हैं, वो जो हमारे लोग बाहर पोस्टेड हैं वो देते हैं, और उनका ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहा, उसी ट्रेंड पे चल रहा है। और जैसे हमने बात की, बहुत से इश्यूज थे यहाँ पे, रिजर्वेशन का इशू था और दूसरे इशू थे। तो मुझे लगता है कि उसी चक्कर में चला, और मैं नहीं मानता कि बीजेपी को यहाँ पे बहुमत मिले। कोई चांस नहीं है बीजेपी को बहुमत का। बीजेपी की जितनी सीटें आ गई इसी के आसपास रहेंगे। मैक्सिमम जो अलायंस की सीटें होंगी 300 पहुंचेगी, उससे ऊपर पहुंच नहीं सकते। अब कोई चांस नहीं है। फिफ्थ सिक्स राउंड की इस टाइम पे काउंटिंग चल रही है, और जिसने जीतना था वो जीत गया। जिसने 20,000 30,000 की लीड बना ली वो हारेगा नहीं। जिसने 500 700 की लीड बनाई होगी, उसमें बीजेपी भी हो सकती है, कांग्रेस भी हो सकती है, समाजवादी पार्टी हो सकती है, कोई हो सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग वो कंफर्टेबल पहुंच चुके हैं और कंफर्टेबल रहेंगे। बीजेपी बहुत देर से 295 297 में घूम रही है, यानी कि एनडीए उसी पे रहेगी, उसी के आसपास रहेगी। अब और फेर दिल्ली में, बदल का कोई और सर स्कोप नहीं है। दिल्ली में तो केजरीवाल एंड कंपनी और कांग्रेस का जो अलायंस था कुछ नहीं कर पाया। देखिए, ऐसा है कि जो कांग्रेस के लोग हैं वो बीजेपी इसको केजरीवाल को पसंद नहीं करते, क्योंकि केजरीवाल ने उनकी जगह खरीदी थी, उनकी जगह बैठे थे। अब कन्हैया कुमार यहाँ जरूर कुछ चैलेंज कर रहे थे, लेकिन उनके सामने मनोज तिवारी ने बहुत अच्छी कैंपेनिंग की। सिर्फ एक ही एमपी है दिल्ली के अंदर जो खुल के घूम रहा था, खुल के मैसेज दे रहा था, खुल खुल के बातें कर रहा था, वो था मनोज तिवारी। बहुत मेहनत की उसने।
और कन्हैया कुमार को कई जगह तो लीड मिली, लेकिन रीजन क्या था? मुस्लिम ने उनको वोट दी, देशद्रोहियों ने उनको वोट दी। जो आदमी देश के टुकड़े करने की बात करे, आम आदमी तो उसको वोट नहीं देगा। उसने तो दिल्ली में बैठ करके, जेएनयू में बैठ के कहा था कि मैं देश के टुकड़े कर दूंगा। ऐसे देशद्रोही को आप कैसे सोचते हो कि जीत सकता है? और कांग्रेस भी उससे खुश नहीं थी। संदीप दीक्षित ने उसके खिलाफ मैसेज भेजा था, दोनों की बहस हो गई थी, लड़ाई हो गई थी दोनों के आपस में, और कांग्रेस उसको पसंद नहीं कर रहे थे क्योंकि बाहर से उसको इम्पोज किया था, उसका हारना जरूरी था। और दूसरी तरफ महाबल मिश्रा, वो हार गया, वो एक आम आदमी का पावरफुल कैंडिडेट माना जा रहा था। लेकिन दूसरी बात है कि केजरीवाल की इससे सफाया होना बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे आदमी जो देश के खिलाफ बात करते हो, देशद्रोही की बात करते हो, जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हो, ऐसे आदमी को कैसे दिल्ली में सपोर्ट मिल सकती है? जिस तरीके से केजरीवाल का कैंपेन चल रहा था, नेगेटिव कैंपेन चल रहा था, कभी स्वाति मालीवाल, कभी कुछ, तो उसका मुझे नहीं उम्मीद थी कि वो जीतेगा, कोई आदमी उसका जीतेगा, और वो हार गया। बहुत अच्छी बात हुई। और दिल्ली से इनका भी सफाया, कांग्रेस का सफाया इसलिए होगा कि दोनों ने ऊपर की तो बातचीत थी ठीक कि अब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, लेकिन नीचे के कैडर एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। स्पेशली कांग्रेस उसको सपोर्ट नहीं करती केजरीवाल को, क्योंकि इसने उनकी जगह खाई है, उनकी जगह लूटी है। और अगला जब चुनाव होगा तो केजरीवाल का जो लोकल कांग्रेस लीडरशिप है उसको साथ नहीं देगी, और तब तक क्या आम आदमी पार्टी रहती है कि नहीं रहती है, क्वेश्चन की बात है। सर, एक लोग कह रहे हैं कि इस चुनाव के रिजल्ट के बाद जो उत्तर प्रदेश में और जो पश्चिम बंगाल वगैरह में जो बीजेपी की खराब स्थिति बनी है, उसके बाद दो लोगों की नौकरी खतरे में है। एक जेपी नड्डा को हटा दिया जाएगा जो कि एक्सटेंशन पर चल रहे हैं, उनका कार्यकाल वैसे ही खत्म हो जाएगा। लोग ये भी कह रहे हैं कि अमित शाह शुरू से ही संगठन के आदमी रहे हैं, उनको आपने होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी देके गलती की। वो संगठन मंत्री होते तो आज ये बात नहीं होती। तो एक तो अमित मालवीय और एक जेपी नड्डा, अमित मालवीय कह रहे हैं कि अमित शाह के गुनाहगार है। नहीं, अमित शाह कह रहे हैं कि अमित मालवीय कह रहे हैं? अमित शाह और मालवीय नहीं, ये अमित शाह नहीं, जेपी नड्डा और मालवीय। हाँ बिल्कुल, ये दोनों जाने चाहिए। लेकिन मैं आपको दूसरी बात बताऊं, देखिए अमित शाह ने बहुत बड़े बड़े काम किए। अगर आर्टिकल 370 हटाया तो अमित शाह ने उठाया, अगर केजरीवाल को जेल में भिजवाया तो अमित शाह ने भिजवाया, अगर दिल्ली के अंदर, इंडिया के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन संभाली है तो अमित शाह ने संभाली है। अमित शाह बेस्ट होम मिनिस्टर हैं इंडिया के, और अमित शाह बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर भी हैं। लेकिन क्या वो पार्टी का भार संभालेंगे? इलेक्शन तो हो चुके हैं, अब पार्टी का कोई खास रोल नहीं है। लेकिन अगर अगले इलेक्शन हो तो अमित शाह को अपनी सीट छोड़ करके यहाँ पे पार्टी का भार संभालना पड़ेगा। हो सकता है कि नड्डा भी उनसे बात करते हो, लेकिन शायद एक चूक हो गई, और ये चूक मेजर चूक हो गई। यानी कि आपने मायावती को छोड़ दिया, उसका साथ नहीं दिया, और आप देखिए बहुत सी जगह पे मायावती के जो कैंडिडेट थे वो बीजेपी की वोटें काट रहे थे। जो वोटें बीजेपी को मिलनी थी वो वोटें मायावती ले गई, और वहां पे समाजवादी पार्टी जीत गई। किसी किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इनके 80,000 1-1 लाख लोग वोट ले गए, जबकि वहां पे मायावती का खास कैंपेन नहीं था, क्योंकि मायावती के फिक्स वोट्स हैं। आपने कैसे शेड्यूल कास्ट को छोड़ दिया? आपने कैसे शेड्यूल कास्ट को इग्नोर कर दिया सिर्फ 5 सीटें देने के लिए? 5 एमपी की सीटों के लिए मांग रही थी जो मायावती, वो आपने नहीं दी। तो एक बहुत बड़ी चूक है, और जिसने चूक की, गलती की, उसको इसका भुगतान तो करना पड़ेगा। और अगर वेस्ट बंगाल में हारे हैं तो मैं सोचता हूँ कि उसके अंदर भी उन्हीं लोगों का हाथ है, आरएसएस का हाथ होगा, क्योंकि इन्होंने बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया, बीजेपी के साथ खड़े नहीं हुए, दगाबाज लोग हैं। आप कैसे इनको कह सकते हैं कि हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है? ये कोई हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है? इनकी मीटिंग अटेंड करके देखो, आपका माथा खराब हो जाएगा। कैसी बातें करते हैं, सड़ी सड़ी बातें करते हैं, किसी को कोई विजन है किसी का भी, बगैर विजन की बातें करते हो। यूथ इनके साथ कनेक्टेड भी नहीं है, जरूर है कुछ पुराने लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। मैं जैसे कहा ना कि 2019 के इलेक्शन में देखा था कैसे पर्चे बांट रहे थे, पार्कों में घूम रहे थे और कैंपेनिंग कर रहे थे। इस बार आरएसएस मिसिंग थी, क्योंकि आरएसएस को पूरी जो ऑर्डर दिया जाता है टॉप से दिया जाता है, और कोई ऑर्डर नहीं था 2019 के इलेक्शन के बाद। यानी कि जब दिल्ली के असेंबली के इलेक्शन हुए थे तो उस टाइम पे आरएसएस मिसिंग थी, और उस टाइम पे बूथ मैनेज करने के लिए अमित शाह ने बिहार से लोग मंगाए थे, और तभी केजरीवाल यहाँ पे इतनी सीटें जीत गए। फिर कांग्रेस ने सपोर्ट कर दी, फिर फ्री भी उनका काम करके। सर अब ठीक है, अब तो इस पर बात होती रहेगी। अब तो रिजल्ट आएंगे, उसके बाद कल हम एक बार फिर इस सिलसिले में बातचीत करेंगे। बीजेपी की ओर से थोड़ा सा निराशा तो है लोगों को, और ये बात जरूर है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे, लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ नहीं बन पाएंगे। बस इतना थोड़ा लोगों को अफसोस रहेगा।
आगे क्या होता है, देखिए आगे की तस्वीर क्या होती है, क्योंकि कुछ बड़े देखिए फैसले होने थे वो नहीं हो पाएंगे, देखिए फिर हाँ, उनमें बिल्कुल दिक्कत सिंपल आएगी। सी बात है कि पीएम पीएम मोदी ने जो अच्छे डिसीजन लेने थे, चाइना को काउंटर करना था, पाकिस्तान को और कमजोर करना था, पीओके लेना था, वो चीजें रुक गई। और इंटरनली जो इन्होंने एक रूल लेके आना था, वो रुक गया। एनआरसी लेके आना था, शायद वो भी रुक गया, क्योंकि ममता बनर्जी की अच्छी सीटें आ गई बिहार के वेस्ट बंगाल के अंदर। तो बहुत सी बातें रुक गई। लेकिन अगर दूसरी तरफ इंडी गठबंधन आ गया तो आपका सियाचिन ये पाकिस्तान को दे देंगे, लेह लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश दे देंगे चाइना को, क्योंकि आपके सुब्रमण्यम स्वामी भी यही चाहते हैं। और तीसरा, वेस्ट बंगाल का बॉर्डर खोल दिया जाएगा ताकि जितने भी बांग्लादेशी इंडिया में आ जाए और वेस्ट बंगाल के अंदर उनका रूल हो जाए, मुसलमानों का रूल हो जाए। ये ममता बनर्जी चाहती है, और यही चाहते हैं इंडी गठबंधन के लोग, यही चाहता है राहुल गांधी, और यही चाहता है अखिलेश यादव। हम्म। लेकिन देश हमारा बचेगा तो मोदी बचा पाएंगे, बाकी कोई नहीं बचा सकता इस देश को। और मोदी चलिए सर, देश के लिए देखा जान भी जाएगा। दे देते हैं। जी, देखा जाएगा। वैसे अभी आज और थोड़ी देर इंतजार करते हैं, कल फिर हम आपसे एक बार बातचीत करेंगे। लेकिन इतना जी तय है कि बीजेपी को पूर्ण एब्सोल्यूट मेजोरिटी जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। जिस तरह से नारा था बीजेपी का 400 पार, 370, वो नहीं हो पाया। इसमें कहाँ कमी रहेगी, ये अब बीजेपी का जो नेतृत्व है, आला कमान है, उसके लिए ये एक चिंता का विषय है। इस पर वो काम करेगा। आगे देखते हैं क्या होता है। नमस्कार सर, जय। जय हिंद, जय भारत।